नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। बीएससी पार्ट थर्ड की जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें आनुवंशिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी की व्याख्यानमाला यहाँ पे मैं बनाने जा रहा हूँ। इसी व्याख्यानमाला की कड़ी में आज हम एक नई संकल्पना, एक नए विषय के साथ में आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, जिसको आनुवंशिक सहलगनता या जेनेटिक लिंकेज कहा जाता है। अब तक हम मेंडल के प्रयोगों और मेंडल के नियमों को कैसे उसने प्रतिपादित किया उसका अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद में हमने जेनेटिक इंटरेक्शन या जीन इंटरेक्शन का अध्ययन किया था। आज जो विषय मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ, ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण संकल्पना है। इसको आप ध्यान से समझने का प्रयास करना। आनुवंशिक सहलगनता या जेनेटिक लिंकेज वास्तव में क्या है, ये कैसे लक्षणों की वंशानुगति को प्रभावित करता है, और रिकॉम्बिनेशन या जो पुनर्योजन है वो सहलगनता को कैसे प्रभावित करता है, इससे गुणसूत्र मानचित्र या जीन मानचित्र कैसे बनाए जा सकते हैं, इन सभी चीज़ों को मैं यहाँ पे चर्चा करूँगा। तो आप इस विषय को ध्यान से समझने का प्रयास करना। इसके अलावा आप बुक से भी इसको पढ़ने का प्रयास करना। इससे संबंधित जो समस्याएं हैं या जो क्वेश्चंस हैं उनको भी आप हल करने का प्रयास करना। इससे आप इसको आसानी से समझ पाओगे। हमने देखा कि मेंडल ने जिन 7 विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया था, उन लक्षणों के जो जीन थे वो अलग अलग गुणसूत्रों पे मौजूद थे। मैंने अपने दूसरे व्याख्यान में आपको ये बताया था कि मेंडल की सफलता का एक प्रमुख कारण ये रहा कि वो भाग्यशाली थे। कहीं ना कहीं उन्होंने जिन 7 लक्षणों का जो अध्ययन किया था, वहाँ वो उनके जो जीन थे वो अलग अलग गुणसूत्रों पे मौजूद थे, इसलिए वो स्वतंत्र अपयून के नियम की पालना कर रहे थे। अर्थात जब भी वो गैमेट्स बनते थे तब उनके जो जीन अलग अलग गुणसूत्रों में होने के कारण जब अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जब गुणसूत्र मेटाफेज प्लेट पे अरेंज होते हैं तो उस दौरान उनके जो विभिन्न प्रकार के संयोजन थे, जो भी संभव संयोजन थे वो बन पा रहे थे, और इसी कारण से सभी प्रकार के गैमेट्स बन पा रहे थे और स्वतंत्र अपयून के नियम की पालना हो रही थी। और इसी कारण से मेंडल ने ये कहा कि जब गैमेट्स बनते हैं तो जो कारक होते हैं वो स्वतंत्र रूप से अपयुत होते हैं, उनके साथ कोई जुड़ाव या कोई संदूषण नहीं होता। लेकिन बाद के प्रयोगों में ये देखा गया कि हमेशा ये सत्य नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि कुछ जो एलील्स होते हैं या जिसको मेंडल ने कारक कहा था, वो हमेशा उनकी एक साथ रहने की प्रवृत्ति होती है और वो युग्मकों में एक साथ गमन करते हैं, और जब ऐसी स्थिति बनती है तो फिर स्वतंत्र अपयूहन के नियम की पालना नहीं होती, अर्थात ये स्थिति उस नियम का एक अपवाद है। इस कारण से मेंडल का जो स्वतंत्र अपयूहन का नियम है वो सार्वत्रिक या यूनिवर्सल नहीं कहा जा सकता। सहलगनता जो है वो एक ऐसी स्थिति है जिसका यहाँ पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सहलगनता या लिंकेज क्या है? सहलगनता एक ऐसी स्थिति है कि जब 2 या 2 से अधिक जीन किसी एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं तो उन जीन्स की युग्मकों में एक साथ गमन करने की प्रवृत्ति होती है। ऐसे जो जीन हैं वो सहलगन जीन या लिंक्ड जीन कहलाते हैं, और यह स्थिति है वो सहलगनता कहलाती है। मेंडल ने जो मैंने आपको बताया कि जिन जीन्स का अध्ययन किया था वो अलग अलग गुणसूत्रों पे मौजूद थे, वो अलग अलग जो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम हैं उन पे मौजूद थे। इस कारण से वो सहलगनता की स्थिति में नहीं थे और वे सभी स्वतंत्र अपयूहन के नियम या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के रूल की पालना कर रहे थे। लेकिन सहलगनता की स्थिति में ऐसा नहीं होता है, और मेंडल जो थे वो भाग्यशाली थे कि उन्होंने ऐसे किसी भी लक्षण का या ऐसे किसी भी जीन को फेस नहीं किया या नहीं देखा जो स्वतंत्र अपयूहन के नियम की पालना नहीं कर रहे थे या फिर वो सहलगन जीन थे। सहलगनता अगर हम देखें तो जितने भी फिर अगुणित गुणसूत्रों के जो समुच्चय या अगुणित गुणसूत्र जितने भी मौजूद हैं उतने ही सहलगन समूह होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि एक द्विगुणित प्राणी में गुणसूत्र होते हैं वो जोड़े में उपस्थित होते हैं, और प्रत्येक जो जोड़ा है वो एक समजात गुणसूत्र का जोड़ा कहलाता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर कहलाता है। जैसे मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 46 क्रोमोसोम होते हैं, उसके 23 जोड़े बनते हैं। तो इनमें से हम जानते हैं कि जो 22 जोड़े हैं वो कायिक गुणसूत्रों के हैं जिनको ऑटोसोम कहते हैं, और जो एक जोड़ा है वो सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र का होता है, जो मादा में XX होता है और पुरुषों में वो XY होता है। तो प्रत्येक जो समजात गुणसूत्र का जो जोड़ा होता है उसमें जो जीन की व्यवस्था होती है वो इस प्रकार होती है कि प्रत्येक गुणसूत्र या जो जोड़े के जो दोनों गुणसूत्र हैं उसमें समान प्रकार के जीन उपस्थित होते हैं, समान लक्षणों को नियंत्रित करने वाले जीन उपस्थित होते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि उनके जो एलील्स हैं वो डिफरेंट टाइप के हों। तो
एक गुणसूत्र पे उपस्थित जो जीन का जो समूह है या जो जीन्स हैं वो एक सहलग्न जीन या सहलग्न समूह कहलाता है। तो जैसे मनुष्य में अगर हम नर की बात करें तो नर में जो 22 जो जोड़े हैं जो ऑटोसोम के हैं वो सभी समजात गुणसूत्र हैं, होमोलोगस पेयर हैं वो। तो 22 अगुणित समुच्चय ये हो गए, तो वो 22 सहलग्न समूह हो गए। और फिर एक्स और वाई दोनों अलग अलग हैं, वो समजात गुणसूत्र नहीं हैं, तो दो उनको हम अलग अलग उनको काउंट करना होगा, तो दो वो हो जाते हैं, तो टोटल 24 सहलग्न समूह बनते हैं। लेकिन अगर हम महिलाओं की बात करें तो वहाँ पर एक्स एक्स होता है, तो वो दोनों समजात हैं, होमोलोगस हैं। तो ऐसी स्थिति में महिलाओं में फिर जो हैं वो 23 सहलग्न समूह बनते हैं, जबकि पुरुषों में 24 सहलग्न समूह बनते हैं या लिंक्ड ग्रुप बनते हैं, क्योंकि प्रत्येक एक जो अगुणित समुच्चय है वो एक सहलग्न समूह की सहलग्न समूह को निर्धारित करता है या उसको रिप्रेजेंट करता है। तो सहलग्नता ऐसे जो जीन हैं जो एक साथ जो रहते हैं या एक ही गुणसूत्र पे उपस्थित होते हैं, और जब युग्मक निर्माण के दौरान ऐसे जीन जो हैं वो युग्मकों में एक साथ गमन करने की प्रवृत्ति होती है, वो पृथक पृथक नहीं हो पाते, जैसा कि स्वतंत्र अपयून के दौरान होता है या मेंडल के द्विसंकर संकरण प्रयोग में हमने देखा था। ऐसी स्थिति उनमें नहीं होती है। तो सहलग्नता को थोड़ा विस्तार से समझने के लिए यहाँ पर मैं दो स्थितियों की चर्चा कर रहा हूँ। आप इन दोनों स्थितियों को ध्यान से यहाँ समझना। मान लीजिए कि कोई दो जीन हैं ए और बी, जिसको हम ए और बी से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहली स्थिति ये है कि जब ये दो जीन अलग अलग गुणसूत्रों पे मौजूद हों, अर्थात जीन ए किसी एक समजात गुणसूत्र के जोड़े पर हो और दूसरा जो जीन है बी वो किसी दूसरे समजात गुणसूत्रों के जोड़े पे मौजूद हो। यहाँ पे ये मैंने आपको दिखाया, ये जीन ए है, ये जीन बी है, ये एक होमोलोगस पेयर है, ये दूसरा होमोलोगस पेयर है। अब एक यहाँ पर एक पेरेंट 1 है, इस पेरेंट 1 में जो जीनोटाइप है वो ए बी बी है। दूसरा जो पेरेंट है उसमें ये रेसेसिव फॉर्म में है, अप्रभावी फॉर्म में, उसमें भी ये एक जोड़े पे गुणसूत्र का जो एक जोड़ा है उस पर स्मॉल ए है और दूसरे पे स्मॉल बी है। ये दोनों जो हैं वो होमोजाइगस कंडीशन में हैं, समयुग्मजीय अवस्था में हैं। जब इनसे युग्मक बनेंगे तो युग्मक हमें पता है कि समान प्रकार के युग्मक बनेंगे, क्योंकि अगर कैपिटल ए या तो कैपिटल बी के साथ आएगा और इधर नीचे वाली स्थिति में देखें तो भी कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ आएगा, तो युग्मक हैं वो सभी समान प्रकार के होंगे और युग्मकों का जो जीनोटाइप होगा वो कैपिटल ए कैपिटल बी होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी सभी युग्मक हैं वो समान प्रकार के युग्मक होंगे, क्योंकि ये जो होमोजाइगस कंडीशन में है, समयुग्मजीय अवस्था में है। तो इसी कारण से यहाँ पर जो सभी युग्मक बनेंगे वो स्मॉल ए स्मॉल बी टाइप के युग्मक बनेंगे। जब इन युग्मकों के मध्य संयोजन होगा और निषेचन के बाद में जो जाइगोट बनेगा, ये जाइगोट अब विषम युग्मजीय अवस्था में होगा, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट 1 से जो युग्मक आया है उसमें कैपिटल ए कैपिटल बी है, जबकि जो पेरेंट 2 है उसमें उससे जो युग्मक आए हैं उसमें स्मॉल ए स्मॉल बी उपस्थित हैं। तो अब जो F1PD में जो जीव होंगे उन जीव का जो जीनोटाइप होगा वो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी होगा, यानी ये दोहरी विषम युग्मजीय अवस्था में होगा। अब जब ऐसे F1PD के जीवों का अगर हम टेस्ट क्रॉस करते हैं, उसका जांच संकरण अगर हम करते हैं, तो हम जानते हैं कि टेस्ट क्रॉस के दौरान हम F1PD के जो जीव हैं उनका संकरण जो पेरेंट हैं जो समयुग्मजीय अप्रभावी जो पेरेंट है उसके साथ संकरण करवाया जाता है। तो समयुग्मजीय अप्रभावी पेरेंट जो पेरेंट सेकंड है, इस प्रकार का जीनोटाइप रखने वाले पेरेंट से जब हम इसका संकरण करवाते हैं तो ये संकरण टेस्ट क्रॉस कहलाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो F1PD के जो जीव है उसका जो जीनोटाइप है वो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी है, ये इसका जीनोटाइप है। और जो दोनों जीन हैं वो अलग अलग गुणसूत्रों पे हैं, यानी जीन ए है वो एक अलग गुणसूत्र के जोड़े पे है और जीन बी है वो दूसरे गुणसूत्र के जोड़े पे है। तो ये समजात गुणसूत्रों में यहाँ पर जहाँ पर जीन ए है उसके जो जोड़ीदार गुणसूत्र पे बिल्कुल वहाँ पर भी जीन ए ही होगा, लेकिन एलिल्स डिफरेंट हैं, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल ए है यानी वो डोमिनेंट एलिल है, और जो दूसरा इसका जो जोड़ीदार गुणसूत्र है उस पर उसका अप्रभावी रूप या रेसेसिव फॉर्म मौजूद है, जिसको हम स्मॉल ए से लिख रहे हैं। उसी प्रकार से जो दूसरा समजात गुणसूत्र का जोड़ा है उस पर कैपिटल बी और स्मॉल बी की व्यवस्था है। टेस्ट क्रॉस के दौरान हम जब इसका समयुग्मजीय अप्रभावी पेरेंट के साथ संकरण करवाते हैं तो उसका जो जीनोटाइप होता है वो स्मॉल ए स्मॉल बी से है जो है वो यहाँ पर उपस्थित है। तो अब यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि जब इसके गैमेट्स बनेंगे,
F1PD का जो जीव है उससे जब हम गैमेट्स बनाएंगे तो गैमेट्स किस प्रकार से बनेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब भी युग्मक बनते हैं तो मियोसिस होता है, और मियोसिस या अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान जब मियोसिस फर्स्ट होती है तो मेटाफेज फर्स्ट के दौरान जब गुणसूत्र मेटाफेज प्लेट पे अरेंज होते हैं तो उनका अरेंज होना या व्यवस्थित होना बिल्कुल यादृच्छिक या रैंडम होता है। वो किसी भी प्रकार से व्यवस्थित हो सकते हैं। तो दो प्रकार की संभावनाएं उनके व्यवस्थित होने की बनती हैं। एक संभावना ये है कि जिस दिशा में या जिस साइड में कैपिटल ए है उसी साइड में कैपिटल बी आए, और जिस साइड में कैपिटल स्मॉल ए है उसी साइड में स्मॉल बी वाला गुणसूत्र आए। तो अगर ऐसी व्यवस्था बनती है तो जो युग्मक बनेंगे उस युग्मकों में क्या होगा कि एक कोशिका में कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी जाएगा और दूसरी कोशिका में स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी जाएगा। तो युग्मक बनाने के दौरान हमें पता है कि हजारों या लाखों की संख्या में युग्मक बनते हैं। तो ऐसी कोशिकाएं जिनमें अरेंजमेंट इस प्रकार का हो, यानी कैपिटल ए के सीध में कैपिटल बी हो और स्मॉल ए के सीध में स्मॉल बी हो, तो ऐसी स्थिति में या ऐसी कोशिकाओं में जो युग्मक बनेंगे वो युग्मक का जो जीनोटाइप होगा वो आधे युग्मक ऐसे होंगे जिनमें कैपिटल ए कैपिटल बी होगा और आधे युग्मक ऐसे होंगे जिनमें स्मॉल ए स्मॉल बी होगा। तो यहाँ पर ये दो प्रकार के युग्मक हैं। एक युग्मक ये है कैपिटल ए कैपिटल बी वाला और दूसरा युग्मक ये है स्मॉल ए स्मॉल बी वाला। तो इस प्रकार के युग्मक पेरेंटल टाइप कहलाते हैं, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स थे उनके युग्मक ऐसे ही थे, कैपिटल ए कैपिटल बी जो P1 में हमने देखा था पेरेंट 1 में, और स्मॉल ए स्मॉल बी जो P2 या पेरेंट 2 में हमने देखा था। लेकिन मैंने आपको बताया कि गुणसूत्रों का व्यवस्थित होना बिल्कुल यादृच्छिक या रैंडम होता है। तो एक दूसरी स्थिति भी हो सकती है। उस स्थिति में क्या हो सकता है कि कैपिटल ए इधर हो और इसके सीध में स्मॉल बी वाला गुणसूत्र अरेंज हो जाए, इधर फिर जो उसका जोड़ीदार है इस पे स्मॉल ए होगा और इसका जो जोड़ीदार है इस पे कैपिटल बी होगा। तो अगर ये व्यवस्था बनती है तो पर अब स्थिति भिन्न होगी, उससे डिफरेंट होगी। तो अब जब ये कोशिकाएं युग्मक बनाएंगे तो जब ये गुणसूत्र समजात गुणसूत्र जब अलग होंगे तो आपको पता है कि कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी जाएगा और स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो युग्मक बनेंगे उस युग्मकों का जो जीनोटाइप होगा वो कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी होगा और स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी होगा। तो इस प्रकार के युग्मक जो पेरेंट से डिफरेंट टाइप के युग्मक हैं इनको रिकॉम्बिनेंट गैमेट कहा जाता है या पुनर्संयोजित युग्मक कहा जाता है। तो संभावनाएं दोनों प्रकार की युग्मक बनने की बराबर बराबर होती हैं। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे हम सिक्के को उछालें और हेड और टेल आने की जो संभावना है वो बराबर बराबर होती है। तो अगर 1000 युग्मक बनते हैं तो 500 युग्मक ऐसे होंगे जो पेरेंटल टाइप होंगे और लगभग वैसे ही 500 युग्मक ऐसे होंगे जो रिकॉम्बिनेंट टाइप होंगे, यानी इनका जो रेशियो है वो समान होगा और रेशियो हम उसको 1:1:1:1 लिख सकते हैं। तो ये जो 4 प्रकार के युग्मक बनते हैं उसमें 2 प्रकार के युग्मक पैतृक टाइप या पेरेंटल टाइप होंगे और 2 प्रकार के जो युग्मक हैं वो रिकॉम्बिनेंट या पुनर्संयोजित प्रकार के होंगे। लेकिन जो दूसरा यहाँ पर पेरेंट है टेस्ट क्रॉस के दौरान जो हमने लिया है उसमें तो दोहरी समयुग्मजीय अवस्था है, तो एक ही प्रकार के युग्मक संभव हैं, यानी स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी आएगा। यानी अगर कोई भी संभावना बनती है तो हर प्रकार की संभावना में स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी ही आता है। तो यहाँ पर भी जो युग्मक बनेंगे उनका जो जीनोटाइप होगा वो स्मॉल ए स्मॉल बी होगा। अब जब इन सब युग्मकों के मध्य निषेचन होगा तो 4 प्रकार के जाइगोट बन सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही प्रकार के युग्मक हैं और यहाँ पेरेंट 1 में जो हैं वो 4 प्रकार के युग्मक हैं। तो इनके निषेचन के फलस्वरूप जो जाइगोट बनेंगे इसको यहाँ पर F2PD से मैंने उसको रिप्रेजेंट किया है। तो चारों प्रकार की जो जाइगोट हैं वो आप देख सकते हैं, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप। तो चारों प्रकार की जो जाइगोट हैं उनके प्राप्त होने की जो संभावना है या जो रेशियो है वो बिल्कुल समान है, वो 1:1:1:1 होगा। तो ये जो स्थिति है इस स्थिति को हमने स्थिति फर्स्ट के रूप में लिखा है। ये स्थिति तब बनती है जब जीन ए और बी 2 अलग अलग गुणसूत्रों पे मौजूद हों। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो मियोसिस फर्स्ट की मेटाफेज प्लेट पे जब या मेटाफेज फर्स्ट में जब ये गुणसूत्र अरेंज होते हैं तो उनका अरेंज होना बिल्कुल रैंडम होता है और इस कारण से जितने भी प्रकार के संभावित जो संयोजन हैं वो सभी प्रकार के संभावित संयोजन के प्राप्त होने की प्रायिकता है वो समान होती है। इसी कारण से सभी प्रकार के युग्मक हैं वो समान अनुपात में बनते हैं। तो अगर हम यहाँ पे हमने 2 जीन का लिया, अगर हम यहाँ पे 3 जीन्स को डिस्कस करें तो उसको भी हम कर सकते हैं। तीसरा जो जीन होगा उसको मान लो कि एक तीसरे
समजात गुणसूत्र के जोड़े पर उपस्थित है, जिसको अपन सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल सी और दूसरा स्मॉल सी। तो ये कैपिटल सी स्मॉल सी का इन ए और बी के साथ व्यवस्थित होने का जो तरीका है वो भी दो प्रकार का हो सकता है। कैपिटल जो है वो ऊपर हो या स्मॉल वाला जो गुणसूत्र है वो नीचे हो, या फिर उल्टा हो सकता है, स्मॉल सी ऊपर हो कैपिटल सी नीचे हो। तो यहाँ पर भी फिर वो सभी प्रकार के जो संयोजन है उनके प्राप्त होने की जो प्रायिकता है या संभावना है वो समान होगी। लेकिन चूंकि यहाँ पे हम दो ही जीन की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हम दो ही समजात गुणसूत्रों के जोड़ों को लेकर चल रहे हैं। तो ये स्थिति तो वो है जिसको मेंडल ने फेस किया था, यानी मेंडल ने जिन 7 विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया था उन सभी के जो जीन थे वो अलग अलग गुणसूत्रों में मौजूद थे। इस कारण से वो सभी स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की पालना कर रहे थे और युग्मकों में प्रवेश के दौरान वो जितने भी संभावित जो प्रकार हो सकते हैं या जितनी संभावनाएं हो सकती हैं उन सभी संभावनाओं में वो युग्मकों में प्रवेश कर पा रहे थे। और इस कारण से जो रेशियो था वो रेशियो जो है युग्मक बनने का जो रेशियो था वो 1:1:1:1 प्राप्त हो रहा था। लेकिन यहाँ पर जो अब हम दूसरी स्थिति को लेकर चल रहे हैं वो स्थिति सेकंड जो है उसमें यह है कि जब ये दोनों जीन ए और बी किसी एक ही गुणसूत्र पे उपस्थित हों, और ऐसी स्थिति में ये दोनों जो जीन होंगे वो सहलग्न होंगे, और ये जो स्थिति है वो सहलग्नता या लिंकेज की स्थिति कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर जीन ए और बी, यहाँ पर गुणसूत्र जो है वो एक ही गुणसूत्र का जोड़ा मैंने यहाँ दर्शाया है, और जीन ए है वो भी इसी गुणसूत्र पे मौजूद है और बी है वो भी इसी गुणसूत्र पे मौजूद है। पेरेंट 1 P1 हम लेके चल रहे हैं जिसका जीनोटाइप कैपिटल ए कैपिटल बी है। दूसरा जो पेरेंट है उसका जीनोटाइप स्मॉल बी है, यानी दोनों समयुग्मजीय अवस्था में है। तो जब दोनों ही दोहरी समयुग्मजीय अवस्था है तो एक ही प्रकार के युग्मक बनेंगे हम जानते हैं, और सभी युग्मकों का जो जीनोटाइप होगा वो समान होगा, कैपिटल ए कैपिटल बी होगा पेरेंट 1 के युग्मक, और पेरेंट 2 के जो युग्मक हैं वो स्मॉल बी वाले होंगे। जब इनके मध्य निषेचन होगा तो यहाँ पर F1PD में जो जीव प्राप्त होंगे उनमें दोहरी विषम युग्मजीय अवस्था प्राप्त हो जाएगी, यानी कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, और जीन बी है उसके लिए कैपिटल बी स्मॉल बी होगा, यानी ये डबल हेट्रोजाइगस इस कंडीशन जो है वो यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। अब जब इन F1PD के जो जीव हैं या उनका जब हम टेस्ट क्रॉस करते हैं तो बिल्कुल जैसे उसमें किया था ऐसा ही यहाँ पर होगा। टेस्ट क्रॉस के दौरान हम जानते हैं कि दोहरी समयुग्मजी जीनोटाइप वाला जो जीव है उसके साथ क्रॉस करवाया जाता है। तो यहाँ पर जो पेरेंट 1 है उसका जीनोटाइप कैपिटल ए कैपिटल बी, यानी डबल हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, और दूसरा जो है वो हमें पता है स्मॉल बी होगा। अब यहाँ पर आप देखिए अब स्थिति भिन्न है। अब यहाँ पर चूंकि एक ही गुणसूत्रों का जोड़ा है तो दूसरा गुणसूत्रों का जोड़ा है नहीं, तो उनका अरेंजमेंट जो रैंडम अरेंजमेंट है वो बिल्कुल यहाँ पर कोई प्रभावित नहीं करेगा। तो अब यहाँ पर जब युग्मक बनेंगे तो ऊपर वाला जो क्रोमोजोम है ये क्रोमोजोम किसी एक सेल में जाएगा, और नीचे वाला जो क्रोमोजोम है वो किसी दूसरी सेल में जाएगा। तो ऊपर वाला क्रोमोजोम जिस सेल में जाएगा उसका जीनोटाइप कैपिटल ए कैपिटल बी होगा। दूसरा जो क्रोमोजोम जो है वो जिस सेल में जाएगा या जिस युग्मक में प्रवेश करेगा उसका जो जीनोटाइप है वो स्मॉल बी होगा। तो दो ही प्रकार के युग्मक संभव होंगे और उनके जो जीनोटाइप होंगे वो कैपिटल ए कैपिटल बी और दूसरे का स्मॉल बी होगा। और यही जीनोटाइप या युग्मकों के जीनोटाइप हमने इनके पेरेंट्स में देखे तो ये दोनों प्रकार के जो जीनोटाइप हैं वो पेरेंटल हैं, यानी पेरेंटल टाइप के ही जीनोटाइप बनेंगे। और दूसरा जो पेरेंट हमने लिया है उसमें तो एक ही प्रकार के युग्मक संभव हैं, इसका जीनोटाइप स्मॉल बी है। अब जब इनके मध्य निषेचन होगा तो दो ही प्रकार के जाइगोट यहाँ पे बनेंगे। एक जाइगोट जो पहला है उसमें कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी होगा, और दूसरा जो जाइगोट बनेगा या दूसरा जो जीव आगे बनेगा उसका जीनोटाइप स्मॉल बी होगा। तो यहाँ पर दो ही प्रकार के जाइगोट बनते हैं, जबकि स्थिति फर्स्ट में हमने देखा था कि 4 प्रकार के जाइगोट बनते हैं, यानी 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे तो 4 प्रकार के जाइगोट बनेंगे। तो ये स्थिति जो है वो सहलग्नता की स्थिति कहलाती है। यानी यहाँ पर हमने देखा कि कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी है तो हमेशा कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी ही रहेगा। जब युग्मकों में ये प्रवेश करेंगे तो कैपिटल ए के साथ हमेशा कैपिटल बी ही जाएगा और स्मॉल ए के साथ हमेशा स्मॉल बी ही जाएगा। यानी ऐसा नहीं हो रहा है कहीं भी कि कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी आ जाए या स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी आ जाए। तो अब हम ये देख सकते हैं कि मान लीजिए कि कैपिटल ए किसी एक लक्षण को निर्धारित करता है और कैपिटल बी किसी दूसरे प्रकार के लक्षण को निर्धारित करता है। तो ये जो दोनों लक्षण हैं ये दोनों लक्षण उस जीव में एक साथ प्रवेश करेंगे।
मान लीजिए कि कैपिटल ए है वो आंखों का नीला रंग बनाता है और कैपिटल बी जो है वो बालों को भूरा बनाता है। तो जिस व्यक्ति में अगर ये दोनों जीन संलग्न हैं और पूर्णतया संलग्न है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जिस व्यक्ति की आंखों का रंग नीला होगा उसके बालों का रंग भी निश्चित तौर पे भूरा ही होगा, क्योंकि कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी उसके साथ ही प्रवेश करेगा। अब स्मॉल ए मान लीजिए कि आंखों का ये चूंकि आंखों के रंग के लिए है, ये मान लीजिए आंखों का जो रंग है वो काला बनाता है और स्मॉल बी है वो बालों का रंग काला बनाता है। तो ऐसी स्थिति में चूंकि स्मॉल ए के साथ हमेशा स्मॉल बी ही रहेगा, तो जिस व्यक्ति में आंखों का रंग काला होगा उसके बाल भी निश्चित तौर पे काले होंगे। तो ये जो संलग्नता है वो यही दर्शाती है कि संलग्न जब जीन होते हैं तो वो एक साथ युग्मकों में प्रवेश करते हैं और ऐसी स्थिति में जो एक लक्षण है उसके साथ दूसरा लक्षण है वो संलग्न हो जाता है, वो जुड़ जाता है, तो वो लक्षण भी उसमें उस लक्षण के साथ निश्चित तौर पे दिखाई देता है। लेकिन संलग्नता है वो भी हमेशा 100% नहीं होती, यानी वो कंप्लीट नहीं होती। ये क्यों नहीं होती? क्योंकि हमें पता है कि जब भी अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन की मियोसिस फर्स्ट के दौरान, तो उसकी पूर्वावस्था फर्स्ट या प्रोफेज फर्स्ट है, उस दौरान जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। और जीन विनिमय के दौरान हमें पता है कि समजात गुणसूत्रों के मध्य जीन विनिमय होता है। समजात गुणसूत्रों के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, उन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य आनुवंशिक खंड का या उस जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान हो जाता है, जिस कारण से व्यवस्था जो है वो थोड़ी चेंज हो जाती है। और इस कारण से हमेशा फिर जो लिंक्ड जो जीन हैं वो हमेशा एक साथ नहीं रह पाते, उसमें कुछ रिकॉम्बिनेट बन जाते हैं। वो कैसे बनते हैं उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पुनर्संयोजन या रिकॉम्बिनेशन कैसे संलग्नता को प्रभावित करता है, इसकी जो चर्चा है वो आगे वाले व्याख्यान में करूंगा, क्योंकि अभी मैं उसको डिस्कस करूंगा तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप उसको समझ नहीं पाओगे, थोड़ा कन्फ्यूज हो जाओगे। इससे पहले हम संलग्नता के थोड़ा हिस्ट्री या इतिहास के बारे में चर्चा कर लेते हैं। संलग्नता को सर्वप्रथम बेटसन और पुन्नेट ने देखा था। वे मीठी मटर 1906 में वो मीठी मटर लेथायरस ओडोरेटस पे अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने मीठी मटर में एक संकरण प्रयोग किया। उसने देखा कि नीले पुष्प का उसमें जो पुष्प जो है, पुष्प के दो प्रकार के लक्षण या दो प्रकार के गुण मौजूद थे। कुछ पादपों में पुष्प का रंग नीला था जबकि कुछ में पुष्प का रंग लाल था। उसी प्रकार से परागकण का जो लक्षण है उसके भी दो प्रकार के संभावना या दो प्रकार के गुण मौजूद थे। कुछ पादपों में परागकण लंबे थे और कुछ में गोल थे। तो उन्होंने बिल्कुल शुद्ध वंशक्रम वाले नीले पुष्प व लंबे परागकण वाले पौधों का संकरण एक लाल पुष्प व गोल परागकण वाले पौधों में करवाया। यहाँ पुष्प का नीला रंग जो है वो एक प्रभावी लक्षण है लाल पुष्प के ऊपर, और लंबे परागकण का जो लक्षण है वो भी प्रभावी है गोल परागकण के लक्षण के ऊपर। तो यहाँ पर ये जो संकरण प्रयोग हुआ उसमें आप जो पेरेंट 1 है उसका जीनोटाइप कैपिटल बी कैपिटल एल है, तो बिल्कुल उसका जो फिनोटाइप है वो नीले पुष्प लंबे परागकण होगा। दूसरा जो पेरेंट 2 है उसका जो जीनोटाइप है स्मॉल एल है, यानी इसमें लाल पुष्प व गोल परागकण होंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दो ही प्रकार के युग्मक संभव हैं। पहला जो पेरेंट है उसके युग्मक होंगे वो कैपिटल बी कैपिटल एल टाइप के होंगे, और दूसरा जो पेरेंट है उसके युग्मक स्मॉल बी स्मॉल एल टाइप के होंगे। जब इनके मध्य निषेचन होगा तो जो जाइगोट बनेंगे उस जाइगोट का जीनोटाइप कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल एल होगा। चूँकि कैपिटल बी डोमिनेंट है स्मॉल बी पे, यानी नीला रंग जो है वो प्रभावी है, इस कारण से पुष्प का रंग नीला होगा और परागकण जो है वो लंबे होंगे क्योंकि कैपिटल एल यहाँ पर मौजूद है। जब इस F1PD के पादपों का संकरण जब दोहरी अप्रभावी पेरेंट से करवाया गया, यानी यहाँ पर टेस्ट क्रॉस करवाया गया, तो अगर ये स्वतंत्र अपयून के नियम की पालना करते तो यहाँ पर 4 प्रकार के युग्मक बनते। जो F1PD का जो पादप है उससे 4 प्रकार के युग्मक बनते। कैपिटल बी के साथ एक तो कैपिटल एल वाला युग्मक होता, स्मॉल बी के साथ स्मॉल एल वाला होता, ये तो पेरेंटल टाइप होते बिल्कुल। और दूसरे जो होते वो कैपिटल बी के साथ स्मॉल एल होता और स्मॉल बी के साथ कैपिटल एल होता, ये रिकॉम्बिनेंट टाइप होते, यानी पेरेंट जो है उनसे डिफरेंट होते। और इन चारों का जो रेशियो है वो समान होता। यहाँ पर एक ही प्रकार का युग्मक बनता जो स्मॉल बी स्मॉल एल होता। तो जब इस 4 प्रकार के युग्मकों का निषेचन इस युग्मक से होता तो 4 प्रकार के जाइगोट बनते, और चारों जो जाइगोट हैं उनका जो अनुपात है वो बिल्कुल समान होता, यानी चारों की संभावनाएं हैं वो बिल्कुल बराबर होती।
तो F2PD में जो जाइगोट बनते या जो जीव प्राप्त होते, उनकी संभावनाएं बिल्कुल सभी की बराबर होती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने जब F2PD के रिजल्ट देखे या परिणाम देखे तो वो बिल्कुल मेंडल के परिणामों से भिन्न थे। यहाँ पर देखो 4 प्रकार के जो जीव हैं या 4 प्रकार के पादप प्राप्त हो रहे हैं, 4 प्रकार के लक्षण प्ररूप हैं वो निश्चित तौर पे प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन उनका जो रेशियो है वो समान न होकर वो भिन्न है। तो एक जो फिनोटाइप है वो नीले पुष्प लंबे परागकण का है, दूसरा एक फिनोटाइप है वो लाल पुष्प गोल परागकण का है। ये जो दोनों फिनोटाइप हैं वो बिल्कुल पेरेंटल टाइप के हैं, क्योंकि ये पेरेंट्स में भी मौजूद थे। हमने शुरुआत में जो 2 पेरेंट्स लिए थे उनमें यही था, नीले पुष्प लंबे परागकण वाला P1 था और लाल पुष्प गोल परागकण वाला दूसरा था। तो ये पेरेंटल फिनोटाइप हैं, ये ज़्यादा प्राप्त हो रहे हैं। यानी इन दोनों का जो रेशियो है या दोनों की जो प्रायिकता है वो 7/16 और 7/16, यानी प्रत्येक 16 जाइगोट में से ये दोनों हैं वो 7 और 7 प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ रिकॉम्बिनेंट भी प्राप्त हो रहे हैं, और वो रिकॉम्बिनेंट हैं यहाँ पर नीले पुष्प के साथ अब गोल परागकण का लक्षण भी आया है, क्योंकि नीले पुष्प के साथ लंबे परागकण का लक्षण था, लेकिन यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट बना, नीले के साथ गोल परागकण आया है। उसी प्रकार लाल पुष्प के साथ लंबे परागकण का लक्षण भी आया है। तो ये पेरेंट से डिफरेंट टाइप के फिनोटाइप हैं, इसलिए इसको रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप कह देते हैं। इनका जो रेशियो है वो प्रत्येक 16 में से ये 1 है, यानी 1/16 1/16 इनकी संभावना या प्रायिकता है। तो अगर हम यहाँ पर 2 स्थितियों पर बात करते हैं, मान लीजिए कि ये बिल्कुल अलग अलग गुणसूत्रों पे मौजूद होते, यानी कैपिटल B जो जीन है वो एक गुणसूत्र पे होता और जो L वाला जीन है वो दूसरे गुणसूत्र पे होता, तो ये जो चारों प्रकार के फिनोटाइप यहाँ पर प्राप्त होते हैं, इन चारों की संभावना समान होती, यानी ये 1:1:1:1 में प्राप्त होते। पहली स्थिति तो ये है। दूसरी स्थिति ये है कि अगर ये दोनों जीन एक ही गुणसूत्र पे होते और ये कंप्लीट लिंक्ड होते, यानी बिल्कुल संलग्न होते, जितनी भी जाइगोट बनाने वाली कोशिकाएं जो जा रही हैं उनमें हमेशा कैपिटल B के साथ कैपिटल L रहता और स्मॉल b के साथ स्मॉल l रहता। तो ऐसी स्थिति में F1PD में जो युग्मक बनते वो 2 ही प्रकार के युग्मक बनते, कैपिटल B कैपिटल L और स्मॉल b स्मॉल l। तो यहाँ पर फिर 2 ही प्रकार के जो हैं वो जाइगोट बनते, जिसमें नीले पुष्प के साथ लंबा परागकण होता और लाल पुष्प के साथ गोल परागकण होता, और उनका जो रेशियो है वो 1:1 रहता। लेकिन यहाँ पे स्थिति इन दोनों से भिन्न है। ये ना तो बिल्कुल स्वतंत्र अप्यून के नियम की पालना कर रहे हैं, यानी 4 प्रकार के जाइगोट जो बनते हैं या 4 प्रकार के पादप जो प्राप्त होते हैं उनका रेशियो समान नहीं है, और ना ही ये कंप्लीट लिंकेज की पालना कर रहे हैं, यानी ना ही यहाँ पर केवल 2 ही प्रकार के पादप हैं वो प्राप्त हो रहे हैं। ये दोनों से भिन्न है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रिकॉम्बिनेशन हुआ है। ये तो तय है कि ये दोनों जीन एक ही गुणसूत्र पे मौजूद हैं, लेकिन फिर भी कुछ रिकॉम्बिनेंट प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में रिकॉम्बिनेशन हुआ है, पुनर्संयोजन हुआ है, क्रॉसिंग ओवर के दौरान कुछ आदान प्रदान हुआ है, जिससे कुछ रिकॉम्बिनेंट जरूर बने हैं। यानी 1000 में से कुछ पादप या कुछ युग्मक बनाने वाली कोशिकाएं ऐसी अवश्य हैं जिनके मध्य रिकॉम्बिनेंट बने हैं, और उसी रिकॉम्बिनेंट बनने के कारण ये 2 अलग प्रकार के रिकॉम्बिनेंट टाइप के फिनोटाइप प्राप्त होते हैं। ये कैसे होता है इसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। अभी केवल आपको इतना समझना है इतिहास में कि नीले पुष्प के साथ जो लंबे परागकण का लक्षण था वो अधिकतर पौधों में वो एक साथ ही प्राप्त हो रहा है, और लाल पुष्प के साथ जो गोल परागकण का लक्षण था वो भी अधिकतर यानी मोस्ट ऑफ में वो ही प्राप्त हो रहा है। यानी ये जो जीन हैं लंबे पराग यानी पुष्प के रंग का लक्षण और परागकण के आकार का लक्षण, ये लक्षणों के जो जीन हैं वो वास्तव में लिंक्ड हैं, वो एक ही गुणसूत्र पे मौजूद हैं, और उनके एक साथ जाने की प्रायिकता है वो प्रवृत्ति है वो अवश्य वहाँ पर मौजूद है। तो ये जो इतिहास था, बेटसन और पुन्नेट ने जब इस प्रकार के रिजल्ट देखे तो उन्होंने कहा कि हमेशा स्वतंत्र अप्यून के नियम की पालना नहीं होती है। कई बार जो कुछ जीन होते हैं वो इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि उनकी एक साथ जाने की जो है वो प्रवृत्ति रहती है, और ऐसी स्थिति को उन्होंने लिंकेज या सहलगनता कहा, और ऐसे जो जीन हैं वो सहलगन जीन या लिंक्ड जीन कहलाते हैं। अब यहाँ पर सहलगनता में 2 प्रकार की स्थितियाँ बनती हैं। अगर मान लीजिए कि कोई 2 लक्षणों के लिए 2 जीन जो हैं वो किसी एक ही गुणसूत्र पे मौजूद हैं, तो 2 प्रकार की स्थितियों में हो सकते हैं, जिसको कपलिंग और रिपल्शन कहा जाता है, युग्मन एवं प्रतिकर्षण। युग्मन एवं प्रतिकर्षण क्या है इसको यहाँ पर हमें समझना होगा। ये भी जो अवधारणा है ये भी बेटसन और पुन्नेट ने दी थी। युग्मन क्या है बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हो। मान लीजिए कि कोई दो जीन हैं, कैपिटल एक जीन जो है जिसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरे को हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
ये एक ही गुणसूत्र पे मौजूद हैं, यानी समजात गुणसूत्र का जो जोड़ा है उस पर ये उपस्थित है। अब मान लीजिए कि एक समजात गुणसूत्र है, उस पर कैपिटल ए और उधर भी उसी गुणसूत्र पे कैपिटल बी है, उसका जो दूसरा जोड़ीदार है उस पर स्मॉल ए और स्मॉल बी है, यानी कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी हो, यानी दोनों प्रभावी एलिल एक गुणसूत्र पे मौजूद हों और दोनों अप्रभावी एलिल एक दूसरे उसके जोड़ीदार गुणसूत्र पे मौजूद हों, तो ऐसी स्थिति युग्मन या कपलिंग कहलाती है। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि जब समजात गुणसूत्र के जोड़े पे एक गुणसूत्र पे जो ए जीन है उसका डोमिनेंट फॉर्म यानी कैपिटल ए हो, लेकिन बी जीन का रेसेसिव फॉर्म यानी स्मॉल बी हो, और दूसरे गुणसूत्र पे ए का रेसेसिव फॉर्म में हो और बी जो है वो कैपिटल फॉर्म यानी अपने डोमिनेंट फॉर्म में हो, तो ऐसी स्थिति प्रतिकर्षण या रिपल्शन कहलाती है। और ये तभी संभव है जब हम दोहरी विषम युग्मजता की बात कर रहे हों, यानी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी वाले जीनोटाइप की हम बात कर रहे हों। तो एक स्थिति तो ऐसी बनती है कि दोनों प्रभावी एलिल किसी एक ही गुणसूत्र पे मौजूद हों और दोनों अप्रभावी एलिल किसी उसके दूसरे जोड़ीदार गुणसूत्र पे मौजूद हों, तो वह स्थिति कपलिंग कहलाती है। और रिपल्सन में क्या होता है, एक गुणसूत्र पे प्रभावी और अप्रभावी दोनों होंगे और उसी प्रकार उसके दूसरे जोड़ीदार गुणसूत्र पर भी प्रभावी और अप्रभावी होंगे, तो ऐसी स्थिति रिपल्शन या प्रतिकर्षण की कहलाती है। तो प्रतिकर्षण और रिपल्शन युग्मन और प्रतिकर्षण को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, आप इसको पढ़ लेना परिभाषा को। तो आज के इस व्याख्यान में मैं यहाँ पर अभी इतना ही बताऊँगा आपको। आप इस चीज़ को यानी बेसिक तौर पे शैलघनता क्या है इसको आप समझने का प्रयास करना, बुक से भी इसको पढ़ना। इसके बाद में पुनर्संयोजन या रिकॉम्बिनेशन कैसे शैलघनता को प्रभावित करता है और गुणसूत्र मानचित्र उससे कैसे बनाए जा सकते हैं, यानी कैसे दो जीन के मध्य की दूरी को निर्धारित किया जा सकता है। फिर हम 2 पॉइंट क्रॉस का अध्ययन करेंगे। 3 पॉइंट क्रॉस भी मैं आपको बताऊंगा, हालांकि वो आपके पीजी लेवल में चलता है, स्नातकोत्तर में आपके आएगा, लेकिन मैं उसको भी यहाँ पे डिस्कस करूँगा। उससे जुड़ी डिफरेंट टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको भी मैं यहाँ पर हल करूँगा आपके एक व्याख्यान के दौरान, क्योंकि कई प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं या जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में। आपके जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम में ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते, लेकिन जब आप नेट के लिए जाओगे या किसी दूसरे कंपटीशन में आप जाते हो तो बिल्कुल आनुवंशिकी से संबंधित जो मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम है वो अवश्य पूछी जाती हैं, तो उसको भी मैं सोल्व आउट करूँगा एक व्याख्यान के दौरान। जीन इंट्रैक्शन की भी जो प्रॉब्लम है वो भी मैं लेकर आऊँगा, मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड या लिंकेज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो मैं एक व्याख्यान में ज़रूर आपके साथ डिस्कस करूँगा, तब आप इस चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझ पाओगे। आप बुक से साथ साथ में पढ़ते रहना, और जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, कोई भी समस्या हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।